अभी तक जो हमारे प्रीवियस टॉपिक थे उसके अंदर हम ये स्टडी कर चुके हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो करंट जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, वो क्या होता है, तो कोई एक कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर उसको हम बोलते हैं करंट। और दूसरा हमने सीखा था एक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलते हैं भाई, तो कोई एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ले जाने के लिए हमें उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो I और V यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो अभी तक हमने सीख लिया, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है 12.4 ओहम्स लॉ, इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो I और V है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आप किसी एक की वैल्यू जानते हो, सपोज आपको ये पता है कि हमने इस सर्किट के अंदर इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो क्या हम उसके अंदर करंट को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम ये दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे और उस दोनों के बीच का एक बहुत ही फेमस रिलेशन जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं। तो ये जो पूरा लॉ यानी कि ये जो नियम है वो दिया था सर ओहम नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओहम्स लॉ। ये बहुत ही फेमस लॉ है और उसका जो इक्वेशन है उसका यूज़ आगे हम बहुत बार करने वाले हैं। 10th में, 12th में या फिर आगे आप कॉलेज में चले जाओ, सभी जगह पे ओहम्स लॉ का यूज़ हम बहुत बार करने वाले हैं। तो ध्यान से इस टॉपिक को हम समझेंगे। एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है लेकिन देख लेते हैं। तो इसको समझने की शुरुआत करेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट से जो कि ये जो साइंटिस्ट है उसने किया था। तो आइए देखते हैं उसने क्या किया कि एक सेल लिया, ठीक है। सेल क्या होता है वो तो आपको पता है, वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो एक सेल को लेकर ये जो साइंटिस्ट थे उसने कुछ ऐसा कनेक्शन बनाया। देखिए ये एक सेल, उसका प्लस और उसका माइनस, और उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। देखिए ये जो सर्किट है उसमें कितना करंट फ्लो होता है वो मेज़र करने के लिए हम यहाँ पर एक एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। हमको पता है एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेज़र करने का। और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक स्विच जो कि ये सर्किट को ऑन और ऑफ करने का काम करेगी, ठीक है। अब उसने क्या किया कि ये सेल के साथ यहाँ पर ये दो जो पॉइंट है, सपोज हम उसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट X और ये पॉइंट Y। ये दो जो पॉइंट है उसके बीच में उसने एक निक्रोम अलॉय का वायर कनेक्ट किया। क्या, निक्रोम अलॉय। निक्रोम एक नाम है, निक्रोम अलॉय। देखिए घर में जो हम जो वायर हमारा होता है वो यूज करते हैं, जनरली एक कॉपर का वायर होता है। अब अलॉय का मीनिंग क्या हुआ कि एक से ज़्यादा मेटल्स को अगर आप मिक्स्ड करके कोई दूसरा मटेरियल बनाओगे तो उसको हम बोलते हैं एक अलॉय। ये जो निक्रोम अलॉय है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, चारों जो मेटल है उसको मिक्स करते हैं और उसको मिक्स करके कोई एक नया मटेरियल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो ये यहाँ पर हम जो वायर यूज़ करेंगे वो होगा निक्रोम अलॉय का, ठीक है। अलॉय का मीनिंग क्या हुआ कि एक से ज़्यादा मेटल को हम यूज़ करके कोई नया मटेरियल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक निक्रोम अलॉय का एक वायर का टुकड़ा लिया। मान लीजिए हमने 0.5 मीटर का, इसकी जो लेंथ है वो मान लीजिए 0.5 मीटर जितनी ली। अब बुक में आपको ये जो फिगर दी होगी उसमें कुछ यहाँ पर ऐसा ड्रॉ किया होगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा हम यहाँ पर क्यों ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर इस तरह से हम सर्किट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। और करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, वो होती है प्लस से माइनस, यानी कि सर्किट में इस तरह से जो करंट है वो फ्लो करेगा। अब ये जो हमारा निक्रोम वायर है तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया। क्या लगाया, वोल्ट मीटर। हमको पता है वोल्ट मीटर क्या काम करता है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर करता है। तो इसलिए ये जो निक्रोम, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, निक्रोम वायर। तो ये निक्रोम वायर जो हमने लिया है 0.5 मीटर का, उसके दोनों एंड के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलता है वो यहाँ पर वोल्ट मीटर से हम मेजर करेंगे। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस।
अब इसने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उसने रीडिंग लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं और उसमें एक हम मेज़र करेंगे किसका वैल्यू, एक तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, तो हम लिख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और दूसरा हम मेज़र करेंगे इसमें कि ये जो सर्किट है इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, यानी कि निक्रोम वायर में से कितना करंट फ्लो होगा वो हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक करंट जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो इस तरह से दो क्वांटिटी को इस सर्किट के अंदर हम मेज़र करने वाले हैं। अब मान लीजिए जो हमने यहाँ पर सेल यूज़ किया है वो है 5 वोल्ट का। तो हमने क्या किया, 5 वोल्ट का यहाँ पर सेल लगाया और स्विच को ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों एंड के ऊपर वोल्टेज को मेज़र किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेल और ये जो निक्रोम वायर है दोनों के बीच में कोई और कंपोनेंट नहीं है, इसलिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर लगाएंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए जब हम यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर निक्रोम वायर के दोनों एंड के ऊपर हमको यहाँ पर मिलेगा कितना, 5 वोल्ट। और तब हम यहाँ पर मेज़र करते हैं करंट की वैल्यू। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पर जो करंट है उसकी वैल्यू मिलती है 1, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर जितना मान लीजिए कि हमको यहाँ पर करंट मिला। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर पहले हमने एक सेल यूज़ किया था, उसकी जगह पे हमने 2 सेल लगा दिए। तो एक जो था वो 5 वोल्ट का था, तो अब 2 लगा दिए तो वो हो जाएगा 10 वोल्ट का सोर्स। तो यहाँ पर अब हमने फिर से मेज़र किया वोल्ट को, तो यहाँ पर हमको मिला ये 10 वोल्ट। और तब हमने मेज़र किया यहाँ पर करंट को, तो वो हमको मान लीजिए मिला 2 एम्पियर जितना। फिर से हमने एक और सेल इंक्रीज कर दिया, तो माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो अब ये हो जाएगा कितना, 15 वोल्ट का। तो यहाँ पर जब हमने 15 वोल्ट मेज़र किया तब मान लीजिए हमको करंट जो है वो मिलता है 3 एम्पियर जितना। फिर से हमने एक और सेल लगा दिया, तो ये अब 4 सेल हो गए, तो 5 5 5 5, तो ये हो जाएगा अब 20 वोल्ट का सोर्स। फिर से हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेज़र किया, तो हमको यहाँ पर 20 वोल्ट मिलेगा। और तब हमको जो करंट मिलता है वो मान लीजिए हमको मिला 4 एम्पियर जितना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर हमने अलग अलग करंट की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, यानी कि मेज़र कर ली। अब हम इसके आगे क्या करते हैं कि ये जो वोल्ट है और ये जो करंट है दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिवाइड करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे हमने V और I का यहाँ पर रेशियो लिया, ठीक है। रेशियो के बारे में तो आपको पता होगा। तो ये V/I का रेशियो अगर हम मेज़र करेंगे यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा 5/1, तो ये कितना होता है 5। 10/2, तो ये कितना होता है, ये भी 5 होगा। 15/3, ये भी कितना होगा, ये भी 5 होगा। 5 × 3 तो 15 हो जाएगा। तो 20/4, ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस टेबल को, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी भी रीडिंग आप ले लीजिए, सभी मेजरमेंट के लिए, यानी कि सभी जो हमारे यहाँ पर हमको रीडिंग मिले थे सभी रीडिंग के लिए जो V/I का जो हमें रेशियो मिलता है उसकी वैल्यू कैसी है, सेम है। तो अगर हमको किसी एक क्वांटिटी की सेम वैल्यू मिलती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। इसलिए ये जो V/I का रेशियो हमको यहाँ पर मिलता है ये हमको कांस्टेंट मिलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से अब हमने क्या किया कि हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों का एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले तो 2 एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई एक y एक्सिस और ये हमारे पास हो गई x एक्सिस। यहाँ पर इसके ऊपर हम ले लेते हैं सपोज कि करंट को, और ये जो एक्सिस है उसके ऊपर हम लेते हैं सपोज कि पोटेंशियल डिफरेंस V को। आप उल्टा भी ले सकते हो, इसके ऊपर V और इसके ऊपर I भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 0 होगा। अब I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5। और वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास वैल्यू 5 10 15 20,
तो ये 5, 10, 15 और ये 20। अब देखिए 5 वोल्ट के ऊपर हमारे पास करंट है 1 एम्पियर, तो 5 के ऊपर हमारे पास 1, फिर 10 के ऊपर हमारे पास 2, तो 10 के ऊपर हमारे पास है 2, 15 के ऊपर हमारे पास है 3, तो 15 के ऊपर हमारे पास है 3, और 20 के ऊपर 4, तो 20 और 4। ग्राफ ड्रॉ करना तो आता है ना भाई, एक वैल्यू ये लीजिए, एक ये लीजिए, दोनों को मिला है, देखिए ये 5 और ये 1, तो 5 के ऊपर और ये 1 के ऊपर दोनों जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से सभी के लिए ड्रॉ कीजिए, तो आपको कुछ ऐसा अलग अलग पॉइंट मिलेगा सभी वैल्यू के लिए। इसको आप फिर मिला दीजिए, तो आपको ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए तो वोल्टेज वर्सेस करंट का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो अगर कोई ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये दोनों जो क्वांटिटी हमने ली है V और I, वो उसका जो रेशियो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। देखिए किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ले लीजिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 5 होगा, ये अपर देखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3 तो 5, 20 डिवाइडेड बाई 4 तो ये 5, 5 डिवाइडेड बाई 1 तो ये 5। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है किसी कोई ग्राफ के अंदर तो उसको हम ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कैसा है, कांस्टेंट। तो इस तरह से ये दोनों ऑब्जर्वेशन के ऊपर से हमने देखा कि वोल्टेज और करंट का जो हमको रेशियो मिलता है V डिवाइडेड बाय I, ये हमको कैसा मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। अब ये जो टेबल हमको यहाँ पर मिलता है उसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होती है, देखिए इंक्रीज होती है। और अगर आप ऐसे उल्टा देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जैसे जैसे आप डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो एक क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ये जो साइन है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है। देखिए इसको आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपको आपकी कार लेकर जाना है 50 किलोमीटर जितना दूर, तो मान लीजिए आपको 1 लीटर जितना पेट्रोल लगता है या फिर 2 या 3 लीटर पेट्रोल लगता है। लेकिन अगर आपको 500 किलोमीटर जितना दूर जाना है तो आपको ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए 2000 किलोमीटर दूर जाना है तो और ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, आपको जितना दूर जाना है उतना आपको ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। तो डिस्टेंस यानी कि आप कितना दूर जाते हो और पेट्रोल दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में। अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, अगर आपको कम दूर जाना है यानी कि बहुत ही पास जाना है तो कम पेट्रोल लगेगा। तो ये डिस्टेंस और पेट्रोल दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी हमको बढ़ानी पड़ती है, अगर एक क्वांटिटी कम होती है दूसरी भी हमको कम करनी पड़ती है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो V और I है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अगर V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, अगर V डिक्रीज होगा तो I भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको हम बोलते हैं V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। अब एक और बात इसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा करंट है तो सभी करंट की वैल्यू के लिए अगर आप इस करंट को मल्टीप्लाई करोगे इस V बाय I रेशियो यानी कि ये कांस्टेंट से, तो देखिए करंट की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिया 3, तो 3 को अगर आप ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 15 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर आप लेते हैं 2, तो 2 को अगर आप ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इसके ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी भी अगर आप करंट को ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम इसके ऊपर से ऐसा लिख सकते हैं कि करंट I को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट से तो वो हमको वैल्यू देता है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की। तो I को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से तो हमको वैल्यू मिलती है V की। अब ये जो कांस्टेंट हमें बार बार दिख रहा है, ये कांस्टेंट को हमने एक नाम दिया। ये जो कांस्टेंट हमको मिल रहा है उसको हमने नाम दिया और वो है एक रेजिस्टेंस। क्या, रेजिस्टेंस। ये एक नई क्वांटिटी अब हम सीखने वाले हैं कि V बाय I का रेशियो के ऊपर से जो ये हमें कांस्टेंट मिलता है उसको हमने एक नाम दिया, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से। ये हमने किसके बराबर लिखा, तो जो हमारा
कांस्टेंट था उसके बराबर हमने लिखा रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन था, पहले इसको देख लेते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू कॉन्स्टेंट को अब हमने नाम दे दिया है R। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई R। इस इक्वेशन को भी देख लीजिए, V डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि यह हो जाएगा V अपॉन आई इज इक्वल टू R। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। देखिए V को अगर आप ये I को यहाँ पर ले जाओगे तो V डिवाइडेड बाई R ये हो जाएगा R के बराबर। तो ये जो हमको इक्वेशन मिला V इज इक्वल टू आई R, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसका यूज़ हम बहुत बार करने वाले हैं, 10th में या 12th में या कॉलेज में कहीं पर भी चले जाइए, ये इक्वेशन बहुत बार यूज होने वाला है। ये आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू आई R। तो ये हमारा ओहम्स लॉ का इक्वेशन है। तो ये ओहम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो अगर हम लिखना है तो हम लिख सकते हैं ये जो हमें रिलेशन मिला था V और I के बीच का, उसके ऊपर से देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ओहम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टू एंड ऑफ ए गिवन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। आपको मेन याद ये रखना है कि ये जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट में। इसके ऊपर से आप उसका स्टेटमेंट यानी कि उसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टू एंड ऑफ ए गिवन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन ए गिवन सर्किट। तो ये हो जाएगा ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट और उसका जो इक्वेशन है वो हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए ये रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, ये कांस्टेंट का नाम हमने रेजिस्टेंस ही क्यों रखा। तो देखिए रेजिस्ट, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को रोकना। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपके पास एक मस्त बाइक है और एक बिल्कुल खुली सड़क है, एक बिल्कुल पक्की, ना बीच में कोई ट्रैफिक है ना नहीं उसके ऊपर कोई खड्डे है ना कोई बम्प है। तो आप क्या करोगे, एकदम बिल्कुल फुल स्पीड में आप उसके ऊपर जा सकते हो। लेकिन अब सपोज कि उसके बीच में कुछ ट्रैफिक आ जाता है, कोई दूसरी कार आ जाती है, कोई बाइक आ जाती है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको बीच में थोड़े टाइम में जो आपकी स्पीड है वो कम करनी पड़ेगी। मान लीजिए जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बीच में गड्ढे आ जाते हैं और बम्प आ जाते हैं, तो आपका जो स्पीड होगा वो आपको बहुत ही कम रखना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे आपको जाना पड़ेगा। तो आपकी जो पहले जो खुली सड़क के ऊपर जो स्पीड थी वो अब जो ट्रैफिक आया उसने क्या किया, वो कम कर दिया, यानी कि आपकी जो स्पीड थी उसको उसने रजिस्ट कर दिया। किसी चीज़ को अगर हम रोकते हैं, उसको कम करने की ट्राई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उसको हम रजिस्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो मोशन पहले फुल स्पीड में हो रही थी उसको ये ट्रैफिक ने क्या किया, रजिस्ट कर दिया। उसी तरह से जब कोई वायर के अंदर करंट फ्लो होता है, तो पहले तो हम करंट किसको बोलते हैं कि वायर के अंदर जब चार्जेस फ्लो होते हैं तब उसको करंट बोलते हैं। तो चार्जेस जब एक्चुअली वायर के अंदर फ्लो होते हैं तब क्या होता है, देखिए वायर के अंदर कई सारे एटम्स हो गए। हमको पता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो एटम से बना हुआ होता है और एटम के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो जब इलेक्ट्रॉन चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स उस वायर में से फ्लो होंगे तब जो एटम है वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात ये कि वायर में क्या होता है, कई बार कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती है जिसके साथ जो चार्ज है वो टकरा जाते हैं। तो चार्जेस जो है वो आसानी से वायर के अंदर फ्लो नहीं हो सकते, वो उसको दूसरे एटम से अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दूसरे के साथ उसका कोलिजन होता है, इसलिए उसकी जो मोशन है उसको कुछ ना कुछ रेजिस्ट करता है। तो इसलिए ये जो टर्म हमने बनाई है वो है क्या है, रेजिस्टेंस, यानी कि जो चार्ज है उसके मोशन को कोई ऐसा है जो कि उसके मोशन को रेजिस्ट करता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है वो सभी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी कि सभी मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। एक एक्टिविटी आपको अंदर दी गई है, एक्टिविटी नंबर 12.2, उसमें आपको क्या कहा गया है कि हम क्या करते हैं कि ये दो जो हमने पॉइंट लिए थे उसके बीच में अलग अलग वायर को या फिर अलग अलग डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक बैटरी ली, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एमीटर है, यहाँ पर हमारा स्विच है और उसके साथ ये दो हमारे पॉइंट जो कि एक्स वाई है। हमने क्या किया, पहले यहाँ पर मान लीजिए कोई एक निक्रोम का वायर कनेक्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ पर उसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस
और कितना उसमें से करंट फ्लो होता है उसको, प्लस यहाँ पर है माइनस यहाँ पर, तो ऐसे करंट फ्लो होगा। तो हमने यहाँ पर एक निक्रोम का वायर लगाया और उसमें से कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू हमने यहाँ पर मेजर कर ली। फिर हमने इसको यहाँ से निकाल दिया और उसकी जगह पे हमने एक बल्ब लगा दिया। जो हमारा छोटा वाला बल्ब होता है, मान लीजिए जो हमारी टॉर्च होती है उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। वो कुछ ऐसा होता है। फिर उसके पास भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया और करंट को मेजर किया और हमने नोट डाउन कर लिया। फिर हमने यहाँ पर एक बड़ा वाला बल्ब लगाया और उसके लिए भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू मेजर कर ली। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि सभी अलग अलग मटेरियल के लिए जब हम V और I का रेशियो फाइंड करते हैं तब हमको यहाँ पर जो कांस्टेंट मिलता है वो अलग अलग मिलता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो हमको मिलता है वो अलग अलग मिलता है। एक बात याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो हमने इसके अंदर जो वोल्टेज का सोर्स लिया है वो हमने चेंज नहीं किया। वोल्टेज हमने यहाँ पर कैसा रखा है, फिक्स रखा है। तो अगर हम वोल्टेज को फिक्स रख के यहाँ पर जो डिवाइसेस है उसको बदलते जाते हैं तो हमें V/I की जो वैल्यू है यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सभी के लिए अलग अलग मिलती है। तो उसके ऊपर से हम ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो सभी मटेरियल का कैसा होता है, अलग अलग होता है। वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि उसके अंदर जो एटम्स हो गए वो जो फ्लो हो रहा था चार्ज का उसको कितना फ्लो होने में रेजिस्ट करेंगे। अब एक बात और कि ये जो सभी जो डिवाइस होती है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। लैंप का कोई भी वायर ले लीजिए, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सभी जो एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो चार्जेस फ्लो हो रहे थे उसको थोड़ा कम करना, उसको जो उसका मोशन है उसको रेजिस्ट करना, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। मान लीजिए हम बात करते हैं जो हमारे घर में वायर होते हैं कॉपर वायर उसकी, तो कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि जो वो चार्ज का जो मोशन था उसको कम रेजिस्ट करेगा, इसलिए वो चार्ज है वो आसानी से उसके अंदर से फ्लो हो पाएंगे। तो अगर मटेरियल्स ऐसे है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो उसको हम कहेंगे कि वो जो है वो कंडक्टर है। कैसे है, वो है एक गुड कंडक्टर है। अगर कम रेजिस्ट करेगा तो उसमें से आसानी से जो चार्जेस है वो फ्लो हो पाएंगे, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक गुड कंडक्टर है। कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, आसानी से चार्जेस को फ्लो होने देना। और अगर कई मटेरियल्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब कि ये कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं वो एक रेजिस्टर होगा। क्या होगा, रेजिस्टर। और अगर कोई मटेरियल ऐसे है कि जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो पुअर कंडक्टर है। क्या है, पुअर कंडक्टर, यानी कि आसानी से उसके अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। और मान लीजिए इससे भी ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस है, यानी कि उसमें से चार्जेस फ्लो हो ही नहीं सकते, वो चार्जेस को इतना रेजिस्ट करते हैं कि उसमें से जाने ही नहीं देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर यानी कि ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से जो चार्जेस है वो फ्लो नहीं हो सकते। अब हमारे पास ओहम्स लॉ का इक्वेशन है V = I × R, जहां पर ये जो R है वो क्या है, एक कांस्टेंट, और उसको हमने नाम दे दिया है रेजिस्टेंस। क्या, रेजिस्टेंस। अब इसका यानी कि रेजिस्टेंस का अगर हम यूनिट निकालना चाहे तो वो क्या होगा, तो ये इक्वेशन के ऊपर से हमेशा लिख सकते हैं कि R = V/I। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट है वोल्ट, और I यानी कि करंट, उसका यूनिट है एम्पियर। तो अल्टीमेटली इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन हर बार इतना लंबा यूनिट हमको ना लिखना पड़े, इसलिए हमने क्या किया कि ये जो ओहम नाम के साइंटिस्ट थे उसके ऊपर से हमने रेजिस्टेंस का यूनिट बना दिया ओहम। क्या, ओहम। और ओहम यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऐसा साइन यूज करते हैं, ये साइन को हम बोलते हैं ओमेगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट अब से हम लिखेंगे ओहम। आप इस तरह से भी लिख सकते हो या तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब कि अगर कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस 5 है तो उसके पीछे हम यूनिट लिखेंगे 5 ओहम। जैसे हम लिखते हैं कि कोई
बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10, तो उसके पीछे हम वोल्ट लिखते हैं। उसी तरह से किसी वायर का अगर रेजिस्टेंस 5 है तो उसके पीछे यूनिट हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो ये उसका यूनिट हो गया। अब एक और बात की, ये जो इक्वेशन है V = IR, उसके ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि I = V/R। अब ये देखिए यहाँ पर ये I यानी कि ये करंट और ये रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हो गया, क्योंकि ये जो R है वो डिवीजन में है। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि I = 1/R, यानी कि I और R अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि I और R दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। थोड़ी देर पहले हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, जो V और I थे वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थे। उसी तरह से यहाँ पर I और जो R है, यानी कि ये I और R है, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में का मीनिंग क्या होता है कि एक क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। सपोज कि आपको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो अगर आप आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा रखोगे, अब एकदम मान लीजिए कि आप 100 की स्पीड से जा रहे हो अपनी कार लेकर, तो आपको कुछ टाइम लगेगा। और अगर आप आपकी स्पीड जो है वो कम कर देंगे, मान लीजिए आप 50 की स्पीड से जाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अपनी स्पीड से वो 100 से ज़्यादा मान लीजिए 120 कर देते हैं तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो आप जितना ज़्यादा स्पीड से जाओगे उतना आपको कम टाइम लगेगा, और आप जितनी कम स्पीड से जाओगे उतना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको हम बोलते हैं कि वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। अगर आप एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो वायर का रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्या होगा, वायर का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो I है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि कोई एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 10 है, और जो वायर हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 ओम जितना है, तो इसका जो करंट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 एम्पियर। अब सपोज वही सेम बैटरी 10 वोल्ट की लेकर हमने ऐसा वायर लिया जिसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए 2 ओम जितना है, तो इसमें हमको करंट मिलेगा 5 एम्पियर। अगर ये रेजिस्टेंस हम कर देते हैं मान लीजिए 5 ओम जितना, तो हमको यहाँ पर करंट मिलेगा 2 एम्पियर। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए 1 2 5, 1 में से हमने इंक्रीज करके 2 किया, 2 में से इंक्रीज करके 5 किया, तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे करंट देखिए डिक्रीज होती जाती है। इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो करंट है वो डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा वैसे वैसे करंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। अब इसका हम एक यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे घर में सारी जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, कई डिवाइसेस ऐसी होती है कि जिसको अगर आप कुछ लिमिट से ज़्यादा करंट दोगे तो वो बर्न हो जाएगी, यानी कि वो बिगड़ जाएगी, वो काम करना बंद कर देगी और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। यानी कि उसकी कुछ लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा लिमिट वाला करंट आप उस डिवाइस को नहीं दे सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वायर में जो करंट आती है उसको कम करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज कि हमारे पास कोई एक लैंप है, एक लैंप जो कि वर्क करता है 2 एम्पियर के ऊपर, और यहाँ से मान लीजिए हमारे पास एक वायर है जिसमें जो करंट आता है वो है 10 एम्पियर का। हमको क्या पता है कि ये लैंप को हमें 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं देना है। अगर उसको इससे ज़्यादा करंट हमने दे दिया तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। तो हमको ये जो करंट है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि रेजिस्टर यानी कि रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम ये जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज है तो फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से ये काम हम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या तो हम उसको बोलते हैं रिओस्टेट। ये डिवाइस कुछ ऐसा दिखता है जैसा हमने यहाँ पर बताया हुआ है। उसमें ऊपर एक ऐसा नोब जैसा होता है, उसको पकड़ के अगर आप उस तरफ या इस तरफ घुमा सकते हो। उसमें क्या होता है कि एक साइड अगर आप घुमाएंगे मतलब ऐसा स्लाइड करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, और दूसरी साइड अगर आप स्लाइड करोगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर देंगे हम तो जो
करंट है वो इस तरह से उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या तो फिर रियोस्टेट का यूज करके हम सर्किट के अंदर का जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंस हमारे लिए यूजफुल इसलिए है कि रेजिस्टेंस का यूज करके हम सर्किट में जो करंट होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात की, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हम एसी साइन का यूज करते हैं। इसलिए फर्स्ट जो आपको बुक में ये सर्किट में यहाँ पर निक्रोम वायर है वो ऐसा ड्रॉ करके दिया होगा, क्योंकि जो निक्रोम वायर होता है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए निक्रोम वायर का यूज़ हम कर सकते हैं इसमें जो करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए रेजिस्टर जो होता है यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है उसको ड्रॉ करने के लिए हम ऐसा साइन यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ओहम्स लॉ। अगर आपको एग्जाम में ये पूछते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो ड्रॉ कर लीजिए, फिर वो टेबल बनाकर उसमें कुछ वैल्यू लिख दीजिए और वैल्यू आप इस तरह से रखिए कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जो करंट है वो इंक्रीज होना चाहिए। फिर आप लिख दीजिए कि जो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इसके ऊपर से हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर यानी कि एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। इसके ऊपर से आपने स्टेटमेंट लिख लिया। फिर आप बताइए कि V/I का जो रेशियो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है उसको हमने नाम दिया है रेजिस्टेंस। तो V/I इज इक्वल टू हो जाएगा R। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। तो ये हमारा ओम्स लॉ का इक्वेशन हो जाएगा। इतना लिखने के बाद आप ये लिखिएगा कि जो I है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, इसलिए अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो करंट वेरी होगा, इसलिए रेजिस्टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं ये करंट को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। फिर रेजिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास ओहम, और ओहम को हम इस तरह की साइन से डिनोट करते हैं। तो इतना हमको सीखना था ओम्स लॉ के अंदर। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया था कि रेजिस्टेंस का यूनिट तो हमने स्टडी कर लिया वो है ओहम, लेकिन कोई मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस 1 ओहम है, ऐसा हम कब कहेंगे? तो कोई एक मटेरियल सपोज हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर हमने जो वोल्टेज सोर्स है वो मान लीजिए रखा 1 वोल्ट का। तो अगर कोई मटेरियल को अगर हम 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तब उसमें से अगर 1 एम्पियर जितना करंट अगर फ्लो करता है तो हम ऐसा बोलेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओहम जितना। तो 1 ओहम का हम डेफिनेशन यानी कि या फिर कोई इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई वायर को अगर हम 1 वोल्ट जितना उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर हमें 1 एम्पियर मिल रहा है तो हम ऐसा बोलेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओहम जितना। ठीक है, ये एक बात रह गई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 12.5, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो किन किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।